everyone. Welcome to Law Gurukul by Unacademy. My name is Deeksha and we were continuing with the series of AIBE 19. तो आज जो है हम क्या शुरू करने वाले हैं? हम शुरू करने वाले हैं IPC और BNS के जो हैं सेक्शंस। तो जल्दी से सब लोग जल्दी लाइव आ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सेशन को, जिससे कि जल्दी से वो लोग भी लाइव आ सकें। I'll just wait for 10 seconds and we will continue the class. इतने में आपको ये बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पे जो है आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल जो है फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको रीसेंट जो है अपडेट्स किसी भी क्लास से रिलेटेड मिलती रहेगी, सारे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा देखिए अदालत महोत्सव के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं, जो कि एक क्विज है जहां पे आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 मिनट्स का जो है आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम मिलेगा। 60 मिनट्स में जो है आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। आप इसमें जो है इनरोल कर सकते हैं। नीचे जाके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो के नीचे, वहां जाके आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए अगर आप जीतते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी की तरफ से, और साथ ही साथ आपको 10,000 रुपए तक के कैश वाउचर्स मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी रिसेंटली ही हरियाणा जुडिशरी का रिजल्ट आया है, एचजेएस का रिजल्ट आया है, और अनअकैडमी की तरफ से और मेरी तरफ से सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी देखिए ये लर्नर्स हैं सारे ही अनअकैडमी के लर्नर्स हैं जिनका इस बार एचजेएस में सिलेक्शन हुआ है, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस है अनअकैडमी और मेरी तरफ से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी लोगों ने जो है ज्वाइन कर लिया है। सुल्तान अरमान इज देयर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमिता गुड इवनिंग। सुनील कुमार गिरी, कंचन त्यागी, अभिमन्यु सिंह, इंडियन स्पेशल। Good evening everyone. Keep sharing the link of this video with your friends also, so that they can also get some benefit from this video. चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं कि देखिए ये हम आज जो है हम आईपीसी शुरू करने वाले हैं। आईपीसी के साथ साथ हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बीएनएस से रिलेटेड भी, यानी हम बीएनएस की भी कुछ जो डिस्कशंस हैं वो करते हुए चलने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखिए अभी तक हमने इससे पहले जो है 6 लेक्चर्स लिए हैं। रोज हम लाइव आते हैं इस टाइम पे, रोज हम जो है AIB 19 की तैयारी करने आते हैं। यहाँ पे 6 लेक्चर्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऑलरेडी हो चुके हैं। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आईपीसी, या फिर हम कह सकते हैं बीएनएस, हम साथ में लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है आपके सामने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आईपीसी 1860 में नॉट अप्लाई? इनमें से कौन सी सिचुएशंस में आईपीसी 1860 नहीं अप्लाई करता? तो देखिए पहला केस है एन ऑफेंस कमिटेड बाय इंडियन आउटसाइड इंडिया, यानी किसी इंडियन भारतीय नागरिक के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है। कहां पे? इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया। दूसरा है एन ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन ऑन एनी शिप रजिस्टर्ड इन इंडिया, एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स जो कि इंडिया में लोकेटेड है। तो आपके सामने ये ऑप्शंस दिए गए हैं। Only 1 is the right answer, only 2, only 3, only 1 और 2। क्या सही जवाब है जल्दी से बताइए। नीलू कुमारी has joined the session. महजबीन बानू, good evening. Keep sharing the session with your friends also. Keep sharing the session with your friends also, on your groups also. यहाँ पे देखिए इससे पहले यहां मैं आपको सेक्शन नंबर 4 दिखा देती हूं। इतने आप सभी का इतने मेरे को आंसर जो है, सोफिया का आंसर आ गया है 2, कंचन त्यागी कह रही हैं 4, कंचन त्यागी 2 कह रही हैं, इंडियन स्पेशल सेइंग सी ए। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये टेक्निकली गलत है, और मैंने ये इसी फॉर्म में जिस तरीके से ये AIBE 18 का क्वेश्चन है, तो जिस फॉर्म में हमसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा मैंने इसमें ऐसा का ऐसे ही जो है आपके सामने जो है अपीयर करा दिया है। मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं करे हैं। तो
तो फिर इसीलिए मैं चाहती हूं, देखिए यहाँ पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं, आपको भी पढ़ते हुए देखिए थोड़ी बहुत जो है जानकारी हो जाएगी कि शायद इसमें मुझे कुछ अलग देखने को मिल रहा है, ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर अटेंड कीजिए जिससे आपको मार्क्स मिले। ठीक है, तो ये देखिए टेक्निकली इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सही जवाब में नहीं आते हैं, क्योंकि इन तीनों लोगों पे ही जो है ये अप्लाई करता है आईपीसी। अगर कोई भारतीय नागरिक इंडिया के बाहर जाके अपराध करता है तो भी अप्लाई करेगा। किसी भी रजिस्टर्ड इंडियन शिप में कोई भी पर्सन, वो नागरिक हो या ना हो, वो ऑफेंस कर रहा है तो भी आईपीसी के अंदर जो है वो गवर्न होगा, आईपीसी की एप्लीकेबिलिटी उस पर रहेगी। कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, अब कोई भी पर्सन हो, नागरिक हो या ना हो, कंप्यूटर रिसोर्स, कहीं इंडिया में कोई भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर रिसोर्स है, वहां टारगेट करके साइबर क्राइम करने की कोशिश कर रहा है। ये तीनों ही कैटेगरीज जो हैं यहां पे अवेलेबल हैं। ऑल होगा, अनामिका बिल्कुल सही है, ऑल होगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है जिनका भी ऑल है। देखिए यहां क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, बच्चों ने सबने जो है सही आंसर देने की कोशिश करी है, लेकिन यहां पे क्योंकि ऑप्शन नंबर गलत दिए गए हैं, थोड़ी जो है प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, ऑप्शंस में, इसीलिए देखिए यहां पे मैं क्लैरिटी दे रही हूं। देखिए सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी जो है हमको ये सारे ही जो है कंडीशंस दे रहा है जहां पे हमारा आईपीसी अप्लाई होता है। तो बेसिकली आप सेक्शन नंबर 2, 3 और 4 देखेंगे। तो देखिए मैं आपसे अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि देखिए आप जब भी मेरे लेक्चर को अटेंड करने बैठते हैं, आप यहाँ अपीयर हो रहे हैं, तो प्लीज अपनी बेयर एक्ट और एक पेंसिल जरूर साथ में लेके बैठिएगा। ठीक है, अब तो शायद सभी लोगों ने जो है बीएनएसएस और साक्ष्य अधिनियम के बेयर एक्ट्स भी खरीद लिए होंगे, तो आज जो है आईपीसी और बीएनएस का जो बेयर एक्ट है वो आप साथ में लेके बैठिएगा। जिनके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम के लिए तो देखिए आपको लेना ही पड़ेगा। बाकी प्रोविजंस में यहाँ आपके सामने भी दिखाने की कोशिश करूंगी पूरा। ठीक है, सो मेनी ऑल पीपल आर ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन। गुड इवनिंग उवेश, गुड इवनिंग अनामिका। ठीक है, देखिए यहां पे इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी की बात होती है, मतलब बेसिकली आईपीसी कहां अप्लाई होगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, ये हमें सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 ऑफ आईपीसी में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बीएनएस की बात करें, बीएनएस में ऐसी सिमिलर बातें, सेम टू सेम एप्लीकेबिलिटी बीएनएस की भी यही है। बीएनएस में हमें ये सारी बातें, ये जो सेक्शन 3 सेक्शन में जो बातें लिखी है वो बीएनएस के सेक्शन नंबर 1 में लिख दी है। वहां पे बोला है भारत में कोई भी अपराध हुआ है, भारत की टेरिटरीज के अंदर कोई भी अपराध हुआ है, इंडिया के अंदर कोई भी ऑफेंस हुआ है, तो जिस भी पर्सन ने किया हो, वो नागरिक हो या ना हो, वो पर्सन जो है उस पे आईपीसी अप्लाई करेगा। ठीक है, उस पे आईपीसी अप्लाई करेगा। फिर होते हैं इंडिया के बाहर की बात, अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर है तो क्या उस पे आईपीसी अप्लाई करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई वो अपने कंट्री में है, वो अपने कंट्री किसके साथ ऑफेंस कर रहा है, अपने कंट्री के बाहर कर रहा है, किसी और फॉरेन पर्सन के साथ कर रहा है, वी आर नॉट एसोसिएटेड विद दैट। ठीक है, हमें जो है आईपीसी के थ्रू भारत के अंदर जो है अपराध कंट्रोल में रखने हैं, और इसीलिए अगर कोई भी अपराध करेगा तो वो आईपीसी जो है उस पे अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, यहां हमें 2, 3 और 4 में दिया गया है। तो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड सेक्शन नंबर 4 है जहां पे ये साफ तरीके से बात करी गई है। यहां एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी की बात करी गई है ऑफ आईपीसी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी, यानी भारत के बाहर कोई पर्सन है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं भी है, फिर भी उस पे जो है आईपीसी अप्लाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए यहां पे या तो उसने इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट अपराध किया है, या उसने जो है ऐसी किसी शिप में, ऐसे किसी एयरक्राफ्ट में जो है ऑफेंस किया है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, भले ही वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, विदेश में हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, अगर वो शिप जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड होगी, अगर कोई भी पर्सन, वो नागरिक हो या ना हो, उसमें अपराध कर रहा है, तो वो आईपीसी के थ्रू जो है गवर्न्ड होगा। सिमिलरली
एनी पर्सन हु इज प्रेजेंट इन लोकेशन आउटसाइड टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया एंड टारगेट्स कंप्यूटर रिसोर्स। यहां देखिए भारत में इतने सारे कंप्यूटर्स हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट काम ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल जो है कंप्यूटर्स के थ्रू होते हैं। तो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होती है, बहुत डेटा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसे कोई चुरा ले या उस पर कोई टारगेट कर ले, उस पर कोई जो है हमला कर दे, बाहर से जो है इंडिया के बाहर से, इंडिया के टेरिटोरियल लिमिट के बाहर से वो लोग यहाँ हमला कर दें, कंप्यूटर रिसोर्सेज को टारगेट कर दें, तो वो भी उन लोगों पे भी जो है आईपीसी अप्लाई होने वाला है। ठीक है, यहां पे देखिए यही चीज, ये सारी चीज सेम टू सेम बीएनएस में दी हुई है, बीएनएस के सेक्शन नंबर 1 में दी गई है। ठीक है, तो आप बोलेंगे मैम देखिए सबसे पहले तो हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि बीएनएस आया क्यों है, क्योंकि काफी देखिए क्वेश्चनिंग उठी है, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है कि देखिए आईपीसी बीएनएस ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं ये बेसिकली बिल्कुल सेम टू सेम ही तो है, बस सेक्शन नंबर्स या प्रोविजन नंबर्स जो है वो चेंज कर दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आईपीसी देखिए कितना पुराना 1860 का आईपीसी है, लगभग 200 साल पुराना हम बोलेंगे आईपीसी है। लेकिन अब देखिए कुछ अपराध उस टाइम पे जो आईपीसी जब बनाया गया था वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। किसके अगेंस्ट बनाया था? इंडियंस को काबू में रखने के लिए बनाया था, जैसे कि सीडिएशन जैसे अपराध थे, बाकी और भी बहुत ऐसे अपराध थे जिनका आज इंडिपेंडेंट इंडिया में डेमोक्रेटिक स्टेट में कोई भी मतलब नहीं बनता है। ऊपर से देखिए ऐसे ऐसे भी बहुत सारे प्रोविजंस थे जो इंग्लैंड की क्वीन के बारे में बात करते थे, इंग्लैंड के किंग के बारे में बात करते थे, और इंग्लैंड को भी हमारे जो है स्टैट्यूट्स में रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये देखिए आज के जमाने में अगर हम आईपीसी में अपनी क्रिमिनल लॉज में ये पढ़ रहे हैं कि इंग्लैंड के जो राजा हैं वो यहाँ पे जो है इस तरीके से प्रस्ताव रख सकते हैं या फिर वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मीनिंगलेस बातें हो जाती हैं आज। ठीक है, तो आईपीसी में जगह जगह बहुत सारी ऐसी मीनिंगलेस से प्रोविजंस जो है वो हो चुके थे जिनका हमें कोई भी जो है फायदा नहीं, तो बिल्कुल यूजलेस प्रोविजंस थे। तो बेसिकली हमारी सरकार चाहती थी कि इन कानून का रिवाइवल हो, यानी इनको अच्छे से हम अच्छे से फ्रेम करके जो है वो दोबारा दूसरी फॉर्म में लेके आए। ठीक है, तो सेक्शन नंबर भी आप देखेंगे जो है सेक्शन नंबर काफी कम हो चुके हैं। जो हमारी आईपीसी थी उसमें कितने सेक्शंस थे? उसमें टोटल 511 सेक्शंस थे। लेकिन अगर बीएनएस की बात करूं मैं तो बीएनएस में 358 सेक्शंस जो है वो हैं। चैप्टर वाइज का डिवीजन में देखूं तो देखिए आईपीसी में 23 चैप्टर्स थे, लेकिन बीएनएस में टोटल 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और बीएनएस में जो है ऑफेंसेस को बहुत तरीके से लगाया हुआ है। ठीक है, बहुत तरीके से समझाया हुआ है। आईपीसी में आप देखेंगे डेफिनेशन का अलग अलग सेक्शंस में बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, बीएनएस में सेक्शन नंबर 2 में सारे डेफिनेशंस वहीं दे दिए। मैन क्या है, विमेन क्या है, एनिमल क्या है, इंजरी क्या होती है, गुड फेथ क्या होता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है, ये सारी ही चीज जो अलग अलग सेक्शंस में दी गई थी वो यहाँ पे दे दी है। ठीक है, एक जगह दे दी है। उसके बाद बाकी और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, धीरे धीरे जो है हम बात करते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही उवेश, 358 जो है सेक्शंस हैं। यस, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ये सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी से आपसे सवाल पूछा गया है, जो कि आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 1 ऑफ द बीएनएस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि आईपीसी में कितनी तरीके की जो है पनिशमेंट दी हुई है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर करंटली एग्जिस्टिंग इन द आईपीसी 1860? देयर इज अ वेगनेस इन आईपीसी। बिल्कुल बिल्कुल सुल्तान, एक तरीके की वेगनेस जो है वो हमें देखने को मिलती है काफी प्रोविजंस में। सी बिल्कुल, बहुत सारे मैं एकदम से जो है वो देख पा रही हूँ क्वेश्चंस आप सभी लोगों के। 5C, शांतनु, सुल्तान, अनामिका, सोफिया, उवेश, अभिमन्यु, एडवोकेट गुप्ता, 999, सुनील गिरी, इंडियन स्पेशल, सभी का बिल्कुल सही जवाब है। उवेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीएनएस में 6 हैं।
तो देखिए हमारे जो आईपीसी है कौन से सेक्शन नंबर में जो है 5 पनिशमेंट्स दी गई हैं। सेक्शन नंबर 53 ऑफ आईपीसी में 5 पनिशमेंट्स जो है दी गई हैं, जैसे कि डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट फर्दर 2 तरीकों से डिवाइड हो जाती है, सिंपल इम्प्रिजमेंट और रिगरस इम्प्रिजमेंट यानी लेबर के साथ, मतलब इम्प्रिजन तो रखते ही है, साथ में हार्ड लेबर भी कराते हैं, काम भी करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइन, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो है सारी 5 तरीके की पनिशमेंट है, एक एक पनिशमेंट भी मिल सकती है और साथ में मिला के जो है अलग अलग पनिशमेंट भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल डेथ पेनल्टी दे दी, साथ में फाइन भी दे दिया, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी कर ली, या लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी, साथ में फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी या फाइन भी दे दिया, या दोनों जो है सारे जो है एक साथ भी दी जा सकती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी तो एक साथ नहीं दी जा सकती है, थोड़ा वो अलग तरीका, गलत तरीका हो जाता है बोलने का, ठीक है। तो देखिए अब देखिए, लेकिन अगर हम बीएनएस की बात करें, बीएनएस में हमें पनिशमेंट क्लॉज कहां है, पनिशमेंट कहां दी गई है बीएनएस में, सेक्शन नंबर 4 में, सेक्शन नंबर 4 में पनिशमेंट दी गई है, वैसे की वैसे ही सेम टू सेम यहां प्रोविजन देखने को मिलेगा। ये 5 तरीके की पनिशमेंट देखने को मिलेंगी, प्लस एक और एडिशन हो गया है, एक और पनिशमेंट जो है बीएनएस में ऐड हो गई है, जो कि 6th पनिशमेंट बन चुकी है हमारी। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीजें जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि चेंज हुआ है, एक और ऐड हुई है, तो शायद क्वेश्चन दोबारा से जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा 6th पनिशमेंट कौन सी है, कम्युनिटी सर्विस की। आपने बहुत सुना होगा कम्युनिटी सर्विस जो है एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विस को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। अब देखिए कम्युनिटी सर्विस क्या है, काफी लोग जो है पूछ सकते हैं कि देखिए कम्युनिटी सर्विस जैसा अपराध जो है पनिशमेंट क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी सर्विस छोटे मोटे अपराधों के लिए दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपने किसी की चोरी कर ली है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज चोरी नहीं करी है, आपने किसी की छोटी मोटी चीज चोरी कर दी है, या कोई ऐसा ऑफेंस है जो आपस में जिसकी सहमति हो सकती है, कोई मैटर फैमिली से रिलेटेड है, या छोटी मोटी आपने पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक डिसओबीडियंस कर दिया किसी भी चीज का, तो आपको कोर्ट कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकती है। उसमें आपसे कोर्ट क्या बोलेगी, उसमें आपसे कोर्ट बोलेगी कि देखिए आपको अपना जितनी भी जो आपकी सिटी है या आपकी जो जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहां के जुरिस्डिक्शन में आपको सारी जो है सफाई करनी पड़ेगी सुबह सुबह। आपने देखा होगा कि आपकी सिटीज में भी जो है गांव में या बैकवर्ड इलाकों में तो नहीं आते हैं, लेकिन जो म्यूनिसिपल एरियाज होते हैं वहां पे सुबह सुबह जो है सफाई कर्मचारी आते हैं रोड्स क्लीनिंग करने के लिए। तो ये काम जो है इन ऑफेंडर्स को मिल सकता है इन फॉर्म ऑफ कम्युनिटी सर्विस। या फिर ये बोल सकता है कि देखिए आपको 100 पौधे लगाने हैं अपने एरिया में, या जहां आप रहते हैं, या पूरी सिटी में, या इस एरिया में पर्टिकुलरली आपको इतने पौधे लगाने हैं। तो ये सारे जो है क्या किस तरीके की पनिशमेंट होती है कि एक तरीके से आप सोसाइटी का जो है सोसाइटी को सर्विस दे रहे हो अपनी, ठीक है। कैसे सर्विस दे रहे हो, वहां की क्लीनिंग करके, वहां का इन्वायरमेंट क्लीन करके, वहां को किसी भी तरीके से आप जो है सर्विस कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है ए एंड बी अग्री टू फेंस विद ईच अदर। तो ये देखिए अपना आपस में जो है इन्होंने अग्री किया है कि हम जो है कुश्ती करेंगे, ठीक है, विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, ठीक है, जिस अपना मन बहलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए जो है, अम्यूजमेंट पर्पस के लिए जो है हम लोग फेंस करेंगे आपस में। इन दोनों ने अग्री कर लिया। इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग व्हाइल प्लेइंग फेयरली ए हर्ट जी सिवियरली, ए ने बहुत बुरी तरीके से जी के चोट पहुंचा दी है। ऑल्दो ये दोनों देखिए बिल्कुल फेयरली खेल रहे थे, जी जो है ए जो है वो उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि जी को इतनी जोर से चोट लगे, लेकिन लग गई क्योंकि क्योंकि इन्होंने अम्यूजमेंट इस तरीके का रखा है जो कि हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस इज कमिटेड। अब ए ने कौन सा अपराध किया है, ए ने हर्ट कॉज करी है, ए ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, ए ने ग्रीवियस हर्ट करी है, या ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है।
सभी का जो है यहाँ पे मैं जवाब देख पा रही हूँ। डी, 3 का डी, अभिमन्यु सिंह डी, एडवोकेट गिरी सिंह डी, उवेश सिंह डी, सुल्तान अरमान, शांतनु, नमिता, अनामिका, सेक्शन 87 अनामिका कह रही हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल प्रिया इज सेइंग सी, बिल्कुल सभी का सी सही जवाब है। और देखिए ये कहाँ से सवाल आया है, ये इलस्ट्रेशन से सवाल आया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन अगर आप आईपीसी की बात करें, सेक्शन 87, 88 और 92 से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए कंसेंट, बिल्कुल सही कह रही है अनामिका, कंसेंट जो होती है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेंट से रिलेटेड इलस्ट्रेशन पूछी गई है। ऑलराइट, और देखिए यहाँ मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहूंगी कि अगर देखिए काफी बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखिए जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो मैंने आपको बताया आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब हम आईपीसी जैसे सॉल्व करते हुए जा रहे हैं तो हमें रियलाइज होगा कि देखिए आईपीसी में किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो डायरेक्टली बेयर एक्ट से पूछ रहा है या फिर हमसे इलस्ट्रेशंस पूछ रहा है। तो आईपीसी में आपको बेयर एक्ट के सारे सेक्शन नंबर जो है निकालने आने चाहिए, क्योंकि देखिए इतनी ज्यादा बड़ी आईपीसी है, उसके साथ बीएनएस भी है। बीएनएस से कोई सेक्शन नंबर पूछ लिया तो क्या आप क्या करने वाले हैं। आईपीसी तो हमें पता भी, हमने अपने ग्रेजुएशन के ईयर में थोड़ी बहुत देखी भी होगी, लेकिन बीएनएस तो अभी अभी आया है, 1 जुलाई को जो है लागू हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो है जगह पता होनी चाहिए। आईपीसी में क्या चीज मेरे को कहाँ कितना आगे मिलेगी, किस सेक्शन के अराउंड मिलेगी, सेक्शन 200 के अराउंड मिलेगी, 250 के अराउंड मिलेगी, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और बीएनएस का भी देखिए, बीएनएस का भी आपको थोड़ा ये करके जाना पड़ेगा, क्योंकि नया बिल्कुल बेयर एक्ट है आपके लिए, नए नए प्रोविजंस हैं। अब आपको लगेगा कि मर्डर आईपीसी में 399 और 300 के पास है, सॉरी 299 और 300 के पास है, लेकिन आईपीसी में देखिए मर्डर, बीएनएस में मर्डर जो है 100 के अराउंड है। ठीक है, तो ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों ही लॉज हमसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, हम ये एनालाइज करके देख सकते हैं कि बीएनएस से या आईपीसी से ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बेयर एक्ट से वो निकाल सकते हैं हम। तो बेयर एक्ट की अच्छी सी हमें समझ हो तो हम आंसर आराम से कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े हमसे अलग से क्वेश्चन भी जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 है, इन विच ऑफ द सिचुएशंस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, मतलब मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रही हूं तो मैं किसी की डेथ भी कॉज कर सकती हूं, लेकिन हर सर्कमस्टांसेस में नहीं, कुछ कुछ ही ऐसे सर्कमस्टांसेस है। अब देखिए उनमें से कुछ सर्कमस्टांसेस यहां दिए गए हैं, आपको फिगर आउट करना है कौन सा सर्कमस्टांस नहीं है। तो सभी के जो है आंसर अनामिका, सुल्तान सी, नमिता सी, बहुत इजी से जो है ऑप्शंस हैं, आराम से आप अपनी कॉमन सेंस लगा के भी फिगर आउट कर सकते हैं। इन केस जब आपको एप्रीहेंशन हो रहा है कि मेरे अगेंस्ट जो है मेरा मर्डर होने वाला है तो आप डेथ कॉज कर सकते हैं। इन केस आपको लग रहा है कि मेरा अगेंस्ट रेप होने वाला है, एप्रीहेंशन है ऐसा, तो आप डेथ कॉज कर सकते हैं। इन केस आपको एप्रीहेंशन है कि आपके अगेंस्ट कोई सिंपल आपको हर्ट, छोटी मोटी हर्ट करने वाला है, सिंपल हर्ट आपके अगेंस्ट होने वाली है, तो आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इस केस में। यानी हमारा ऑप्शन आंसर ही ये है, सिंपल हर्ट आपको कोई करने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसी एप्रीहेंशन आ रही है, तो आप उसको की डेथ नहीं कॉज कर सकते। तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो ये भी इस केस में रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, इसमें भी आप डेथ कॉज कर सकते हैं। तो सारे ही देखिए सेक्शन नंबर 100 जो है आईपीसी का, सारे 5 बेसिक ऐसे कंडीशंस देता है जहां पे आप जो है डेथ कॉज कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं सामने वाले पर्सन की while you are exercising your right to private defense. Assault that could reasonably lead to death or grievous hurt. ठीक है, assault apprehension of rape,
unnatural lust, kidnapping or abduction, wrongfully confining person when they cannot seek हेल्प फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, मतलब ऐसी तरीके से कन्फाइन कर दिया है कि आप जाके पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प नहीं ले सकते हैं, तो आप डेथ कॉज कर सकते हैं। द एक्सटेंट ऑफ फोर्स यूज मस्ट बी रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट फेस्ड। देखिए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हमेशा से जो है उतना ही आप हक जो है, अधिकार या ऐसे कोई भी एक्शन यूज कर सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ जस्टिफाइड है। मेरे को कोई सामने से कोई डंडा लेके आ रहा है मारने के लिए, तो मैं जो है उसी की जो है बिल्कुल बैलेंस करके उसी की जो है प्रपोर्शन में, उसी के रीजनेबलनेस में, उसी के प्रपोर्शन में जो है अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अब कोई डंडा लेके आ रहा है और मेरे पास पिस्टल है और मैं उसको शूट कर देती हूँ और मैं कंटेंट करने लगी कि देखिए ये तो पर्सन मेरे को मारने आ रहा था, मैं तो प्राइवेट डिफेंस ही यूज कर रही थी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रपोर्शन में मैंने प्राइवेट डिफेंस यूज किया है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, मेरे को इतनी ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, Section 100 also states that a person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease, bodily, thereby accelerates the death of that person shall be deemed to have caused his death. ठीक है, तो सभी को क्लियर होंगे। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हैं सेक्शन नंबर 100 ऑफ आईपीसी के अंडर जो है दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। द आईपीसी हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स। ये बहुत इजी है, आप अपनी इंडेक्स से निकाल सकते हैं, बैराक से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सेशन शुरू होने के होते वक्त भी मैंने बताया था। बीएनएस में तो देखिए 20 चैप्टर्स हैं। सेक्शन नंबर्स कितने हैं? 358 है। अभिलाषा, आपका कुछ क्वेरी है? अभिलाषा, ये क्वेरी आप सेशन के एंड में पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, सेशन के एंड में मैं सभी के डाउट्स लेती हूं, तो तब आप ये दोबारा से पोस्ट कर दीजिए। प्रिया बत्रा, सेम फॉर यू, सेम गोज फॉर यू। आप भी जो है एंड में ये क्वेश्चन दोबारा जो है पूछ सकते हैं। बिल्कुल ज्यादा समय नहीं देंगे हम इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। 23 डी जिस लोगों का डी आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी, सेक्शन नंबर डायरेक्ट बेयर एक्ट से पूछा गया क्वेश्चन है। डायरेक्ट बेयर एक्ट से निकाल सकते हैं आप, जल्दी से देखिए। ये देख लीजिए, द वर्ड बेनिफिट डज नॉट इंक्लूड पिक्यूनरी बेनिफिट, ऐसा कहां लिखा है? सेक्शन 3-4 सेक्शंस जो है आपको अपनी बेयर एक्ट में देखने हैं, इंडेक्स खोल के देखने हैं, और इन सारे जो है सेक्शंस की हेडलाइन पढ़नी है। अगर हेडिंग में नहीं मिलता है तो जाके अंदर जाना पड़ेगा आपको, बेयर एक्ट खोल के फिर जो है आंसर निकालना पड़ेगा, प्रोविजन नंबर से जो है आंसर निकालना पड़ेगा। कौन से प्रोविजन में ये बोला गया है कि जो बेनिफिट वर्ड है उसका मतलब पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं है, यानी मॉनेटरी बेनिफिट्स। पिक्यूनरी बेनिफिट मतलब मॉनेटरी बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का जो 89 कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इंटेंशनली पुल्स अ विमेन्स व्हील, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जामिनर का ये। ठीक है, और इलस्ट्रेशन से डायरेक्टली पूछा गया जो है वो क्वेश्चन है। ए इंटेंशनली पुल्स अप द विमेन्स व्हील विदाउट हर कंसेंट intending to annoy her. As per the Indian penal code, which of the following offences was committed? Hurt cause हुआ है, criminal force, assault, grievous hurt. बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कुछ विमेन हमारी भारतीय सभ्यता में भी जो है पर्दा रखती हैं, मुस्लिम विमेन जो है बुर्का पहनती हैं, तो बेसिकली वो अपना जो है फेस कवर करके रखती है एक व्हील के अंदर। ठीक है, तो उसको इस पर्सन ने अपलिफ्ट कर दिया है, उसको खोल दिया है विदाउट हर कंसेंट। तो ये कौन सा अपराध माना जाएगा हमारे इंडियन पीनल कोड में? सुल्तान बी, निसार डी, 7B। बिल्कुल, क्रिमिनल फोर्स जो है
क्रिमिनल फोर्स यहाँ पे कॉज करी है, हर्ट नहीं कॉज करी है। देखिए किसी भी तरीके की फिजिकल हर्ट मतलब फिजिकली हर्ट करना, ठीक है, वो नहीं हुआ है। ग्रीवियस हर्ट भी नहीं हुई है, असॉल्ट भी नहीं हुई है, क्योंकि असॉल्ट में क्या होता है, असॉल्ट में एप्रीहेंशन होता है, यानी संभावना है कि वो ऐसा कोई अपराध करने वाला है। तो क्रिमिनल फोर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्रिमिनल फोर्स कब होता है? क्रिमिनल फोर्स इज व्हेन समवन इंटेंशनली यूजेस फोर्स अगेंस्ट अनदर। मैं अगर किसी के अगेंस्ट फोर्स यूज करूं, किस पर्पस से? मेरा पर्पस है कि मैं उसको या तो इंजर करूं या मैं उसको फ्राइटन करूं, डराऊं, या मैं उसको अनॉय करूं या इंसल्ट करूं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने एक क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है क्रिमिनल फोर्स के। अगर थ्रोइंग अ स्टोन एट समवन विदाउट देयर कंसेंट, इंटेंडिंग टू इंजर, फ्राइटन और अनॉय, किसी पे आप जो है पत्थर फेंकने की कोशिश करते हो, टू अनॉय हिम, फ्राइटन हिम, ये सब जो है किसके अंदर आता है? क्रिमिनल फोर्स के अंदर आता है। दूसरा यही है विमेन का व्हील अपलिफ्ट करने वाला, pouring boiling water in someone's bath without their consent, ठीक है। किसी आपने जाके गर्म पानी डाल दिया है, कोई नहाने वाला है विदाउट उसकी कंसेंट के, जिससे कि उसको इंजरी कॉज हो, वो फ्राइटन हो जाए या वो उसको अनॉयमेंट हो जाए या उसको इंसल्ट फील हो, तो ये क्या है? क्रिमिनल फोर्स है। इंसाइटिंग अ डॉग टू अटैक समवन विदाउट देयर कंसेंट टू अनॉय। बेसिकली मेरे पास एक डॉग है, पेट डॉग है, और मैं उसको जो है बोलती हूँ कि जाओ उसको जो है काट के आओ या उसको डरा के आओ, जैसे डॉग को डायरेक्शंस देते हैं बेसिकली, ऐसा भी अगर मैं करती हूँ या कोई भी पर्सन करता है तो वो भी क्रिमिनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन पीनल कोड फॉर अ पर्सन हु मेम्स एनी माइनर इन ऑर्डर दैट सच माइनर मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग। मेमिंग माइनर जिससे कि उसको बेगिंग के लिए यूज किया जा सके। क्वेश्चन 8, जल्दी से जो है जवाब दीजिए अपना जो है इसको आप पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर में जाके देख सकते हैं। आईपीसी का सेक्शन 363 कैपिटल ए जो है इस विषय में बात करता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए आप दो क्लॉजेस में जो है ये पर्टिकुलर सेक्शन नंबर, ये पर्टिकुलर सेक्शन नंबर जो है दो क्लॉजेस में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट क्लॉज तो बोलता है whoever kidnaps any minor not being the lawful guardian of minor obtains the custody of the minor। मतलब किडनैप कर रहे हो आप या कस्टडी ले रहे हो किसी भी माइनर की, उसकी गार्जियन की कंसेंट के बिना, तो आपको पनिश किया जाएगा with a term which extends to 10 years, 10 साल तक। दूसरा क्लॉज कह रहा है whoever maims any minor in order that such minor may be employed or used for the purpose of begging, उसको लाइफ इंप्रिजमेंट मिलेगी, ठीक है। तो क्लॉज 2 से हमको अपना आंसर मिल रहा है 8D सुल्तान एडवोकेट गुप्ता, सबका सही जवाब है जिसने भी डी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफेमेशन से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। X defames Y, which of the following punishment may be given to X for the act committed by him। तो बेसिकली देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ हमसे पूछा कि डिफेमेशन की क्या पनिशमेंट है, बस उसको जो है फैक्चुअल फॉर्म्स में दे दिया। इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years विद फाइन, विदाउट फाइन, 3 years विद फाइन, विदाउट फाइन। कौन सा सही जवाब है? डायरेक्टली जो है आप अपना आईपीसी से देख सकते हैं, जाके डायरेक्टली आईपीसी में देख सकते हैं। डी 9A सुल्तान अरमान, 9A बिल्कुल सही जवाब है, 9A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। बिल्कुल 500 ऑफ आईपीसी में डिफेमेशन और उसकी पनिशमेंट दी गई है। डिफेमेशन की डेफिनेशन जो है 499 में दी है, वहीं डिफेमेशन की पनिशमेंट जो है 500 में दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है? बहुत इजी है।
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 10 का बी जवाब जो है आ गया है, लोगों के आंसर आ रहे हैं। अभिमन्यु कह रहे हैं बी, सुल्तान कह रहे हैं 76 से 106, शांतनु बी, इंडियन स्पेशल बी, बिल्कुल बी सही जवाब है। सेक्शन 96 से 106 तक जो है प्राइवेट डिफेंस के प्रावधान दिए गए हैं। ऑलराइट, तो डायरेक्ट बेयर एक्ट से पूछा सवाल है, डायरेक्टली बेयर एक्ट से। अभी तक देखिए, अभी तक हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं है। ये AIB 18 के जो है क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं मैंने। अभी तक हमें यहाँ पे ऐसा कोई बेसिकली क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है जहां हमें अपनी नॉलेज अप्लाई करनी हो। सब बेयर एक्ट से है, पनिशमेंट बेयर एक्ट से है, प्रोविजन हमसे बेयर एक्ट से पूछ रहा है या इलस्ट्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, AIB 18 और 17 के जो है क्वेश्चंस आज के लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90। जल्दी से सेक्शन 90 आप खोलिए और देखिए वहां क्या है। एक कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी इफ इट इज गिवन अंडर फियर और इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, इफ गिवन बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इफ गिवन बाय चाइल्ड बिलो 12 इयर्स ऑफ एज, या ऑल ऑफ द अबव। सुल्तान डी, अभिलाषा डी, नमिता ए। महाजबीन ए, शांतनु डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 90 सेक्शन 90 आप खोल के देखेंगे, वहां पे ये सब कुछ लिखा है कि कंसेंट गिवन अंडर द फियर और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट और फियर ऑफ इंजरी, या गिवन बाय माइनर, या गिवन बाय अनसाउंडनेस, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये सब जो है क्या होंगी, वैलिड कंसेंट नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे प्रोविजन नंबर पूछा है, ये हम सेक्शन नंबर देख के पता लगा सकते हैं कि देखिए हमसे डायरेक्टली बेयर एक्ट से पूछा है, तो ये जवाब क्वेश्चन भी हमारा बेयर एक्ट से निकलेगा। कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वूम, मां के पेट में बच्चे की डेथ कॉज करने का अपराध जो है वो होमोसाइड नहीं होता, ऐसा कौन से प्रावधान में लिखा है? ऑप्शंस आपके सामने आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 to section 300, explanation 3 to section 299, explanation 3 to section 301 and explanation 3 to 202। जल्दी से बताइए। बी 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 12 का ए, रीम सिंह बी, महजबीन बी, इंडियन स्पेशल बी, कंचन बी, उवैश बी, सुल्तान बी। सुल्तान आप 15 क्या कह रहे हैं? 15 तो अभी हम आए भी नहीं है उस क्वेश्चन पे। 12 बी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सभी का जो है जवाब ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कल्पेबल होमोसाइड की वहां पे इस तरीके से डेफिनेशन दी गई है। कल्पेबल होमोसाइड जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर से आपको आने वाले लेक्चर में भी बहुत सारे जो हैं वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसको कल्पेबल होमोसाइड, मर्डर, इसके क्या एक्सेप्शंस हैं, इसके क्या एग्जांपल्स हैं, इसके क्या इलस्ट्रेशंस हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम के लिए। यहां से तो क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा, यहां से तो क्वेश्चन देखिए बिल्कुल बन के आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से जो है एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में हमें ऐसी चीज जो है डायरेक्टली उठा के आपको दे दिया। अगर आपने ये सेक्शन पढ़ा हुआ होगा तो आप फिगर आउट कर सकते हैं कि मेरे को आंसर वहां से मिल जाएगा जल्दी से। अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप बहुत टाइम अपने बेयर एक्ट में ही जो है टाइम वेस्ट करते रहेंगे। इलस्ट्रेशन सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीएनएस में देखा जाए कल्पेबल होमोसाइड जो है वो सेक्शन नंबर 100 में दिया गया है बीएनएस के अंदर, लेकिन डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, इलस्ट्रेशन भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस सेक्शन नंबर अलग है। इसके बाद दोबारा हमसे क्वेश्चन आया है, पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन क्या है? अंडर आईपीसी सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू डैश ईयर्स और फाइन और बोथ। ये भी हमारा दोबारा से जो है डिफेमेशन से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन 13 जल्दी से जवाब दीजिए।
ये अभी हमने किया भी है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 13 का जो है ए है, ठीक है। अभी हमने थोड़ा पहले ही, अभी 2-4 क्वेश्चन पहले ही ऐसा कुछ सॉल्व किया है, पूछा यही गया था, अलग तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट, असॉल्ट अ क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी इज विच ऑफ द ऑफेंस? नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। देखिए विमेन से रिलेटेड अपराध है तो बेल तो नहीं मिलेगी, ये सोच लेना, तो बेलेबल तो नहीं है, ठीक है। बताइए मुझे, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है? ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। सी 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 बिल्कुल सही जवाब है, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब देखिए यहां पे जो है नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंस या तो नॉन बेलेबल हो सकता है या बेलेबल। बेलेबल मतलब आपका हक है बेल लेने का, और अगर आपने ऐसा अपराध किया है तो आपको बेल मिलेगी। कोर्ट उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएगा, अपना डिस्क्रिशन नहीं लगाएगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा। इसका ऑपोजिट होता है नॉन बेलेबल। अब नॉन बेलेबल में भी आपको बेल मिल जाएगी, बेल तो आपको दोनों ही जगह मिल रही है, लेकिन यहां बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे आपको जो है बेल मिलेगी यहां पे, ठीक है। अब दूसरा है कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल होता है, नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल किसी ने कोई छोटा मोटा अपराध किया है, ऐसा अपराध किया है जो सीरियस नेचर का नहीं है, वहां पे अगर पुलिस वाले आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो उनको वारंट लेके आना पड़ेगा, यानी आपको अरेस्ट करके आ रहे हैं तो विद वारंट आएंगे। विद वारंट नहीं आए हैं, आपको ऐसे उठा के ले गए हैं, तो आपकी जो अरेस्ट है वो इलीगल है, और आपने आप या आपके परिजन आपके अगेंस्ट जो है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू करा सकते हैं, सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आपको यहां से छुड़वाने के लिए, ठीक है। कॉग्निजेबल उसका ऑपोजिट होता है। कॉग्निजेबल जब आपने बहुत सीरियस ऐसा कोई अपराध किया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर दी, कोई भी ऐसा अपराध कर दिया, तो बेसिकली आपको अरेस्ट करने आएगा पुलिस ऑफिसर और आपको जाना पड़ेगा। वो बिना वारंट के जो है यहाँ पे विदाउट वारंट आपको उठा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए विमेन से रिलेटेड अपराध है तो बेल भी नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल होगा और कॉग्निजेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, A places men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. A is guilty of wrongful confinement, wrongful restraint, both या none. अब देखिए गलत तो इसने कुछ किया है, अपराध तो है, wrongful confinement हो या wrongful restraint हो, अपराध तो है, और एक ही है, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते हैं, wrongful confinement भी restriction भी, तो ये भी नहीं है हमारा, ये भी नहीं है। अब ये बताओ ऑप्शन ए है या 2 है? महाजबीन का आंसर आ गया है ए, अभिलाषा ए, एडवोकेट गुप्ता ए, रीम ए, बिल्कुल सुल्तान कह रहे हैं सेक्शन 340 आईपीसी, बिल्कुल सही है सुल्तान। जवाब इसका ए है, बी है। ए बी, शांतनु सिंह बी, शिवानी सिंह सिंह ए, सुल्तान ए, सोनी ए। 15 का ए बिल्कुल सही जवाब है, कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। अब देखिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, रिस्ट्रेंट क्या होता है, ज्यादातर हमको कंफ्यूजन होती है,
ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रिस्ट्रेंट क्या होती है। आप फॉर एग्जांपल यहां रोड पे जा रहे हैं, आप इधर रोड पे इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहां ऐसे खड़ी हो गई हूं कि आपको मैं अगर आप सामने से आ रहे हैं मैं आपको उस साइड नहीं जाने दूंगी, ठीक है। अगर आप इस साइड गए तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, मैं आपका मर्डर करूंगी, मैं कुछ भी ऑफेंस कमिट करूंगी, ठीक है। मैंने आपको ऐसा बोल दिया। तो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया, क्योंकि मैंने आपको एक डायरेक्शन में जो है जाने से रोका है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, बिल्कुल। अब आप उधर भी जा सकते हैं, इधर रोड है, इधर भी जा सकते हैं, वापस भी जा सकते हैं, लेकिन आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो रिस्ट्रेंट होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है आपने उसकी जो मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोक दी। लेकिन बेसिकली देखिए यहां अगर मैंने आपको एक रूम के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, मैंने आपको रूम के अंदर बंद कर दिया, ताला वाला लगा दिया है, चाबी फेंक दी है कुएं में या कहीं और फेंक दी है, ये बेसिकली होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यानी मैंने आपको एक पर्टिकुलर लिमिट है, सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट है, उसी के अंदर जो है कर दिया है। अब आप कहीं नहीं जा सकते, आप इसी लिमिट के अंदर रह सकते हो, इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते हो। तो यहां जो है मैंने लिमिट्स डिफाइंड कर दी है आपकी मूवमेंट के लिए। तो ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, या हम कह सकते हैं ज्यादा ब्रॉडर कौन सा है। ए तो अभी का ही जवाब है जिसने भी जवाब दिया है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है वो थोड़ा सीरियस फॉर्म का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 अंडर सेक्शन 82 and 83 ऑफ आईपीसी। An offense is punishable if it is done by a child. ऑफेंस पनिशेबल माना जाएगा अगर वो बच्चे के द्वारा किया गया है। कौन सी एज के बच्चे के द्वारा किया गया है? इफ डन बिलो 7 years, अगर 7 साल से कम के बच्चे ने कोई अपराध किया है तो वो अपराध माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, 7 साल से छोटा बच्चा तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। और हमारे देखिए सेक्शन 82 में भी ये बात साफ लिखी गई है कि कुछ भी अपराध 7 साल से कम बच्चे के जो है द्वारा किया गया है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। वो कुछ भी करे, वो टेररिस्ट एक्टिविटी कंडक्ट कर दे, वो मर्डर कर दे, वो रेप कर दे, क्योंकि उसको उस चीज की समझ ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा इमेच्योर है। वो अगर वो कोई अपराध कर भी रहा है तो उसको समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कर रहा है बेसिकली। लेकिन हाँ, अगर मैं बिल्कुल 18 years अबव हूं और मैं उस बच्चे से कोई अपराध कर रही हूं, मैं कह ले बेटा दिस इज द नाइफ, एंड उस पर्सन को जाके ये नाइफ ऐसे कर दे, तो उसको नहीं पता, वो तो अपने साफ सीधे स्वभाव में जाके जो मैंने बोला है वो कर रहा है। बट मेरे इंटेंशंस गिल्टी हैं, मैं जो उससे काम करवा रही हूं वो मैं गलत करा रही हूं, वो मैं ऑफेंस करा रही हूं, तो मुझे जो है मुझे मर्डर के लिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। लेकिन उस बच्चे को कुछ भी नहीं जो है नो चार्ज विल बी एडेड अगेंस्ट द चाइल्ड। ये सेम जो है 82 में लिखा है। नेक्स्ट देखिए, इसको हम बोलते हैं डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स का मतलब होता है अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग द क्राइम, मतलब एक पर्सन है जो क्राइम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 82 को भी हम बोलते हैं डोली इन कैपेक्स। जो है अगर आपसे पूछा जाए डोली इन कैपेक्स का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ कौन से सेक्शन नंबर में देखने को मिलता है, सो दैट इज सेक्शन नंबर 82। ऑलराइट, दूसरा ऑप्शन ऑफ अबव 7 years of age but below 12 having attained sufficient majority and understanding, of above 7 years of age below 10 years of age attained sufficient maturity, of above 7 years of age but below 12 years not attained sufficient maturity। तो किसको पनिशेबल माना जाएगा यहाँ? बी बिल्कुल सही, बी सही जवाब है। यहां 683 कह रहा है
ठीक है। 83 कह रहा है कि देखिए अगर कोई भी अपराध या कोई भी ऑफेंस किया गया है बच्चे के द्वारा जो कि 7 साल से 12 साल के बीच में है, तो क्या होगा, और उसकी हरकतों से ये पता चलेगा कि उसको सारी अंडरस्टैंडिंग है, उसको सारी मैच्योरिटी है बातों की समझने की, उसको अकल आ चुकी है, तो उसको यहाँ पे अपराध की जो है पनिशमेंट मिलेगी, उसके अगेंस्ट जो है ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ जो है 83 को हम क्या कहते हैं, 83 को हम कहते हैं डोली केपेक्स, डोली इन केपेक्स 82 को, ठीक है। ये सेम टू सेम प्रावधान बीएनएस के सेक्शन 20 और 21 में है, सेम टू सेम प्रावधान। उवेश का बिल्कुल सही जवाब है, उवेश ने देखिए पहले ही बता दिया है कि 2021 है, आईपीसी में 82 है, बिल्कुल सही, ठीक है। ये सेम प्रिंसिपल जो है 2021 ऑफ बीएनएस में दिए गए हैं। अब देखिए यहां नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेम 2 एसेंशियल कंडीशंस ऑफ पीनल लायबिलिटी। पीनल लायबिलिटी के 2 एसेंशियल कंडीशंस बताइए। गिल्टी बॉडी गिल्टी एक्ट, अब ये गिल्टी बॉडी गिल्टी एक्ट होना चाहिए, गिल्टी इंटेंट रॉन्ग मोटिव, गिल्टी माइंड रॉन्गफुल एक्ट, गिल्टी इमोशंस रॉन्गफुल एक्ट। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, व्हाट इज द राइट आंसर। 2 एसेंशियल्स जो एक क्राइम कमिट करने के लिए होने चाहिए, पीनल लायबिलिटी को अराइज करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए होने चाहिए। 18C 17C अभिलाषा का जो है यहां मैं आंसर देख पा रही हूं, वेश, इंडियन स्पेशल, शिवानी सिंह, महजबीन बानू, अभिमन्यु सिंह, एडवोकेट गुप्ता, शांतनु, सभी का जो है सही जवाब है गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट, बिल्कुल सही। इसको हम मेंस रिया और एक्टस रियस के नाम से भी जो है जानते हैं। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, कि आपका दिमाग जो है वो भ्रष्ट है, इंटेंशन जो है आपकी गलत है, ऑफेंस करने की इंटेंशन है। एक्टस रियस, अब मैंने सोच लिया मैं गलत करने वाली हूं, अब मैं करने जा रही हूं, मैं उसके जो मेरी थिंकिंग है उसके लिए कोई एक्ट करने जा रही हूं, कोई एक्शन लेने वाली हूं, तो दिस इज यूजुअली द रॉन्गफुल एक्ट और दिस इज द रॉन्गफुल थिंकिंग या रॉन्गफुल माइंड आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफ्टन इन्वोक्ड अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स इन केसेस एलिजिंग प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। तो बेसिकली डॉक्टर्स वगैरह जब सर्जन्स वगैरह सर्जरीज करते हैं, नेग्लिजेंस कर देते हैं ये लोग, तो उनके खिलाफ आईपीसी का कौन सा सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है। 303 क्लॉज ए तो ऐसा कोई कुछ है ही नहीं आईपीसी में, तो हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए हैं। अब 3 ऑप्शन जो हैं हमारे पास यहां बच गए हैं। बिल्कुल सुल्तान का सही जवाब है 304 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो जितने भी मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले हैं, कोई भी डॉक्टर किसी का जो है सर्जरी कर देता है, गलत कर देता है, जैसे कि हमें बहुत देखने को मिलता है कि किसी सर्जन ने जो है ऑपरेशन किया और कैंची अंदर ही छोड़ दी पेट में, तो ऐसे बहुत ही नेग्लिजेंस वाले काम हैं, ठीक है। और जैसे कि आप गाड़ी भी चला रहे हो, यहाँ एक्सीडेंट वाले मामले भी इंक्लूड होते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। आपने नेग्लिजेंटली और रैशली ड्राइविंग करी है और आपने किसी की डेथ कॉज कर दी, आपने गाड़ी रात को इतनी तेज चला दी कि आपको नहीं पता चला, आपके सामने एकदम से कोई आ गया, आपने उसको उड़ा दिया, तो ठीक है वो सीधा उड़ के भगवान जी के पास पहुंच गया है। तो ऐसे केस में भी आपके अगेंस्ट सेक्शन 304 कैपिटल ए का ही जो है यहाँ पे अप्लाई आपके अगेंस्ट करेगा, ठीक है। तो मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड मामले भी यहाँ आते हैं, और एक्सीडेंट्स जो बेसिकली डेथ कॉज हुई है जो एक्सीडेंट्स के द्वारा, रैशली या नेग्लिजेंटली ड्राइविंग के द्वारा, वो भी 304 के ही अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये जो सेम प्रावधान है ये बीएनएस के कौन से सेक्शन में दिया गया है?
सेक्शन नंबर 106 ऑफ BNS, सेक्शन 106 ऑफ BNS, सेक्शन 106 ऑफ BNS, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 106 सबसे पहले तो 100 वर्ड ध्यान रख लीजिए। 100 जो BNS का 100 है वो मर्डर, कल्पेबल होमोसाइड, रैशली ड्राइविंग, ये नेग्लिजेंस, जितने भी डेथ से रिलेटेड मामले हैं वो आपको 100 BNS के 100 के आसपास ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो BNS में अगर ढूंढना है तो 100 के आसपास ढूंढिएगा, मर्डर वाले सारे मामले और कल्पेबल होमोसाइड या डेथ के कोई भी ऐसे मामले हैं। फर्निशिंग फॉल इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट इज एन ऑफेंस अंडर, डायरेक्टली जो है, डायरेक्टली बेयर एक्ट से पूछा गया जो है यहाँ क्वेश्चन है, डायरेक्टली बेयर एक्ट से पूछा है कि अगर आपसे कोई भी फॉर एग्जांपल पुलिस वाला या कोई भी पब्लिक सर्वेंट, बैंक वाला, पुलिस वाला जो है, कोई भी आपसे कुछ भी जानकारी मांग रहा है और आप गलत उसको इंफॉर्मेशन दे देते हो तो आपने भी अपराध किया है। कौन से प्रावधान के अंदर? सेक्शन नंबर यहां आपको बताना है, सेक्शन नंबर बताना है। नमिता 177, सुल्तान, शांतनु, कंचन, महजबीन बानो, सोफिया अली, कंचन, सभी का सही है। सोफिया एज पर, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर सेक्शन 44 of IPC, the word injury denotes any harm whatever illegally caused to any person's body, mind, reputation या all of them। तो देखिए ये डेफिनेशन की बात यहां कर रहा है और अगर हम BNS में डेफिनेशंस की बात करें, BNS में आपके सामने कोई भी डेफिनेशन आ गई, गुड फेथ आ गया, इंजरी आ गई, कोर्ट ऑफ जस्टिस आ गया, लॉ आ गया, कोर्ट आ गया, मैन वुमेन आ गया, बॉडी आ गई, ऐसे किसी भी चीज की डेफिनेशन आपके सामने आ गई, आपसे BNS में पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन नंबर 2 ऑफ BNS में बहुत सारी जो है डेफिनेशंस दी गई हैं, वहां आपको सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। तो अगर इंजरी की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सेक्शन 2 क्लॉज 14 में जो है इंजरी की यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन दी गई है। तो सभी का जो है मेरे को सही जवाब दिख रहा है, सभी जो है सही जवाब दे रहे हैं। डी 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 डी, उवेश, निसार, कंचन, सुल्तान, नमिता, सब बिल्कुल सही जवाब है। इंजरी को जब हम डोनेट करते हैं, दैट इज बॉडीली इंजरी ऑल्सो, किसी के माइंड पे आप इंजरी कॉज कर रहे हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे रहे हो, दिमागी शांति भंग कर रहे हो या किसी की रेपुटेशन हार्म कर रहे हो जैसे कि डिफेमेशन में होता है, ये सारी ही इंजरीज इंजरी की डेफिनेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ठीक है, 1 घंटा हो चुका है पूरा। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फर्स्ट लेक्चर था आज IPC और BNS का और ये अभी जारी रहेगा, नेक्स्ट वीक तक जो है जारी रहेगा। कल भी क्लास होने वाली है, कल भी इसी टाइम जो है इसी टाइम क्लास होने वाली है, कल भी 6 से 7 लाइव IPC के जो है हम यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे आपने आज जो है AIB 18 और 17 के जो है सारे ही क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट मैं बता देती हूँ मैम, आई होप AIB 19 में भी ऐसे जो है सवाल आए। बिल्कुल देखिए आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के AIB के ही क्वेश्चंस हैं ये, तो इसी पैटर्न पे आ सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से के इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो डायरेक्टली आप बेयर एक्ट से निकाल सकते हो। जिन बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था उनको मैं दोबारा बता देती हूँ, अदालत महोत्सव जो है, अदालत उत्सव क्विज जो है ये बेसिकली होने वाली है। अगर आप इसमें एनरोल करेंगे आपको अपने AIB की भी MCQs की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हाँ यहाँ जो है आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के सारे क्वेश्चंस जो हैं इन एरिया से रिलेटेड होंगे। तो जल्दी से जाके इनरोल कीजिए, क्योंकि अगर आप देखिए जीते भी नहीं भी जीते तो प्रैक्टिस तो होगी, और अगर जीत गए तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 100% और जो है वाउचर्स मिलेंगे 10,000 रुपए के कैश वाउचर्स। इनरोल कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इनरोल कर सकते हैं, लिंक मैंने वहां पे डाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक देखिए जुडिशरी अचीवर्स बैच जो है अनअकैडमी की तरफ से 30 अक्टूबर को जो है ये शुरू होने वाला है। 15 मंथ इसकी ड्यूरेशन रहेगी। कोई भी आप में से जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाले हैं या करना चाहते हैं, आपका कोई भी दोस्त है तो आप उसको बता सकते हैं इसके बारे में। सब्सक्राइब करने के लिए आप जो है
कोड DC यूज कीजिएगा। जब भी आप अगर इसको बैच को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो कोड DC यूज कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट, आप जब भी कोई भी जुडिशरी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी की तरफ से, तो सिर्फ आपको यही बैच नहीं मिलता है, आपको सारे बैचों का एक्सेस होता है। बहुत सारे और भी बैचेस ऑनगोइंग होते हैं बाकी और टीचर्स के द्वारा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं PYQ ओरिएंटेड बैच पंजाब जुडिशरी से रिलेटेड है। इसके अलावा देखिए PCSJ का 2 महीने का बैच है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है, ठीक है। तो ये भी अभी ऑनगोइंग है, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। विल टेक अप द क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एंड विल एंड द क्लास, ठीक है। अभी लागू नहीं है BNS, सुशील बिल्कुल लागू है BNS, लागू हो चुका है BNS 1 जुलाई 2024। जो डेट आपको याद रखनी है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से लागू हुआ है। तो ये देखिए 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। तो अभिलाषा का क्वेश्चन आया है जो इन्होंने शुरू में भी पूछा था। ये कह रही हैं कि मैम 2020 में मैंने BLLB किया था लेकिन एनरोलमेंट नहीं किया। 1 महीने पहले ही बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाया लेकिन अभी तक एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला, मैं क्या करूं मैम। देखिए अभिलाषा, परेशान होने की बात नहीं है। कौन से स्टेट से हैं आप बेसिकली मुझे एक बार बता दीजिए। बार काउंसिल बेसिकली देखिए बहुत टाइम लगाती है, 3, 4, 5 महीने भी लग जाते हैं जब इनरोलमेंट नंबर आता है, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपको एप्लीकेशन जो आपने एप्लीकेशन डाली है उसका अपडेट चाहिए। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आप साइट पे जाके उनका मेल, उनको डायरेक्टली मेल कर सकते हो। मेल का उनका रिप्लाई टाइमली आ जाता है। अगर आज अभी मेल करोगे कल तक आपको रिप्लाई आ जाएगा, वरना उनके कोई वर्किंग आवर्स होते हैं, वो आप साइट पे ही जाके देख लीजिए। उसमें आप उनको कॉल करके पूछ लीजिए, वहां पे नंबर दिया हुआ होगा आपको बार काउंसिल की साइट पे, वहां पे आप कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है। वो लोग फोन भी उठा लेते हैं। मुझे याद है मैंने अपना एनरोलमेंट 2021 में कराया था और उस टाइम मुझको भी 3-4 महीने लगभग लगे थे मेरा एनरोलमेंट नंबर आने में, ठीक है। तो ये बहुत ही नॉर्मल आम बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हरियाणा स्टेट, ओके। अपडेट आप ले लीजिए, अपडेट ले लीजिए, आप मेल कर दीजिए, कल कॉल करके पूछ लीजिएगा। कल सैटरडे ही है, वर्किंग डे ही है, तो कल आप पूछ सकते हैं कॉल करके। यूजुअली 3-4 महीने लग जाते हैं, देखिए उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू? Any other questions? सुशील कुमार एवरीडे होगा कल, देखिए 6 से 7 कल दोबारा से लाइव होगा। AIB की हम तैयारी कर रहे हैं और जो है यहाँ पे रोज हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के तो हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 6 लेक्चर्स टोटली ऑलरेडी हो चुके हैं, पिछले हफ्ते ही शुरू हो गई थी ये सीरीज, ठीक है। एवरी डे होगा, बस संडे को नहीं होगा। एवरी डे होगा, संडे को नहीं होगा। एवरी डे 6 to 7 लाइव एट लॉ गुरुकुल। एनी अदर क्वेश्चंस, एनी वन ऑफ यू? अभी मैं कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं देख पा रही हूं। आदित्य, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया तो आपको हेल्प मिली, यही बहुत बड़ी बात है।
चलिए लेट्स एंड द क्लास. थैंक यू एवरीवन फॉर योर कोऑर्डिनेशन एंड फॉर योर पेशेंस. वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम. 6 से 7 हम कल दोबारा मिलेंगे और अपने सारे ही दोस्तों के साथ आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं. जो कल क्लास होगी उसके लिंक को शेयर कर सकते हैं और बाकी अपने दोस्तों को भी देखिए AIB में पास करवाने के लिए ये लिंक शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस क्लास का लुफ्त उठा पाएं, वो भी लाइव क्लास का जो है लुफ्त उठा पाएं. इंडियन स्पेशलिस्ट सिंह मैम मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड में डिफरेंस बताइए. देखिए ये हर लॉ स्टूडेंट का क्वेश्चन बनता आता है. जब से वो IPC पढ़ना शुरू करते हैं उससे लेके काफी टाइम तक जो है उसका यही क्वेश्चन आता है बार बार, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस होता है. तो देखिए अभी मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस होता है. कल्पेबल होमोसाइड वो होता है बेसिकली कि देखिए जब आप किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके मरने की संभावना 80% है या 50% है. फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लास ऑफ वाटर रख देती हूँ डाइनिंग टेबल पे जाके और मुझे पता है कि मेरी कोई रिलेटिव है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और मुझे इसको जो है मारना है. अब वो रोज वहां आके सुबह 6 बजे पानी पीती है, तो मैं जो है वो ग्लास ऑफ वाटर उसमें कुछ ऐसा पॉइजनस डाल के वहां पे रख देती हूँ. ठीक है, तो बेसिकली अब देखिए ऐसी आशंका है भी कि वो उसको पिएगी और उतनी ही 50% आशंका है कि वो नहीं भी पिएगी, क्योंकि हमें ह्यूमन नेचर का नहीं पता है. अब ये तो नहीं आप बोल सकते कि 100% वो आज भी आएगी, 100% वो इसको पिएगी भी और 100% मरेगी भी. जी नहीं, ये होता है कल्पेबल होमोसाइड, जहां पे हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ की श्योरिटी नहीं होती है. लेकिन देखिए अगर वो मेरे सामने खड़ी है और मैं उसको पिस्टल से गोली मार रही हूं, मैं उस पर फायर कर रही हूं, तो वो बिल्कुल मरेगी. वो तो 100% श्योरिटी है, 99.9% श्योरिटी है कि वो मरेगी. ठीक है, उसकी डेथ कॉज होनी ही होनी है. इस केस में ये मर्डर कहलाएगा. तो कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर दोनों में ही डेथ कॉज होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ, प्रोबेबिलिटी यानी आशंका कितनी है उसकी डेथ कॉज करने में, ये डिसाइड करता है कि वो मर्डर वो डेथ बेसिकली कल्पेबल होमोसाइड है या मर्डर है. अब मर्डर एक फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमोसाइड ही है. अब देखिए यहां मैं आपको बताती हूं कि जो मर्डर होता है वो एक तरीके का कल्पेबल होमोसाइड ही होता है. ये आपको सही दिख रहा है इस पे? ठीक है, मर्डर जो है वो एक तरीके का कल्पेबल होमोसाइड ही होता है. ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा डेफिनेशन वगैरह सब अलग होता है. इलस्ट्रेशंस भी आपको पढ़ के लगता होगा कि देखिए ये इलस्ट्रेशन अजीब है, इसको कल्पेबल होमोसाइड क्यों बोला है, मर्डर क्यों बोला है. तो देखिए बेसिक चीज जो है वो प्रोबेबिलिटी की है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ये कॉस्ट कितनी ज्यादा है, उस वो फैक्टर बेसिकली डिसाइड करता है कि कल्पेबल होमोसाइड होगा या मर्डर होगा. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर से हमारे सामने क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये इस चीज की तो श्योरिटी है ही. इस बार AIB 19 में भी आएगा और पहले भी आया होगा और आज के लेक्चर में भी आया. तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे सामने ये लेक्चर इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा, मैं इस चीज को थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगी, प्रोविजन नंबर्स के साथ, बेयर एक्ट के साथ, जो भी उसकी डेफिनेशन है वो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी. ठीक है, एज ऑफ नाउ सिर्फ इतना समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो है ये डिसाइड होता है कि कोई भी डेथ कल्पेबल होमोसाइड है या मर्डर है. चलिए, एनी अदर क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू? We are just about to end the class. Any other question? बिल्कुल अभिमन्यु का बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ा है इस चीज को. ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड बट ऑल कल्पेबल होमोसाइड्स आर नॉट मर्डर. ठीक है, इसको डायग्राम को देख के आप समझ सकते हो कि कल्पेबल होमोसाइड जो है वो ब्रॉडर टर्म है, मर्डर जो है थोड़ा स्पेसिफिक टर्म है. तो सारे जो जितने भी कल्पेबल होमोसाइड हैं वो मर्डर तो होंगे, क्योंकि मर्डर जो है हमने अंदर इसीलिए किया है, लेकिन सारे मर्डर जो है वो कल्पेबल होमोसाइड नहीं होंगे. ठीक है,
इंडियन स्पेशल कुछ आपको कुछ क्लैरिटी हुई इस विषय में? नेक्स्ट टाइम देखिए हम इसको जरूर इलैबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में ही आ जाएगा क्वेश्चन, इसमें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो सभी को, ज्यादातर सबको इस चीज में जो है दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? I'll just wait for 10 seconds and I will just end the class अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर कोऑर्डिनेशन। वी विल मीट टुमारो एट सेम टाइम। आईपीसी और बीएनएस के लेक्चर नंबर 2 जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।